हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर बहुत दिन से स्टॉप था, बोले कि भेजेंगे, लेकिन इंग्लिश का कुछ आ रहा था ना। ग्रामर सेक्शन कल कंप्लीट किए, जो भी राइटिंग सेक्शन था। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर बच चुका है। जिस जिस यूनिट से, यानी कि जिस नोट से मैं पढ़ा रहा, जिसको फॉलो करके, उसमें बोले थे कि जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसमें आपका एनसीईआरटी का 2 चैप्टर है। और जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 5 चैप्टर है। फर्स्ट में आपका प्रोडक्शन था, सेकंड में आपका कॉस्ट था, फिर सप्लाई था, फिर रेवेन्यू चैप्टर 4 अभी देखेंगे। तो यहाँ पे रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू और चैप्टर 5 में आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो 5 चैप्टर छोटा छोटा करके, और आपका एक यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है। पहला का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंप्लीट हो गया, और सेकंड चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि टर्म 2 में था। थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, रेवेन्यू एंड आपका सप्लाई। तो सप्लाई तो पढ़ा दिए हैं, और रेवेन्यू हो गया। और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का भी पढ़ा दिए, प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी खत्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ दोनों चैप्टर एनसीईआरटी का दोनों चैप्टर मिला के एक और कंक्लूजन बनता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, तो दोनों पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग से एक यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका 2 चैप्टर आता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बाद थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो वही चल रहा है यहाँ पर। और नोट्स को फॉलो करें तो इसमें 5 चैप्टर पढ़ना छोटा छोटा, जो कि चैप्टर नंबर 4 रेवेन्यू का स्टार्ट करेंगे। और 3 चैप्टर पहले ही पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट डाला हुआ चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में 2 चैप्टर पढ़ना है, रेवेन्यू एंड सप्लाई, जो कि सप्लाई पढ़ा दिए हैं, रेवेन्यू आज पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट बहुत ही मजेदार है। इसमें आई थिंक 13 नंबर का कितना था, मार्किंग स्कीम देख लीजिए, वो भी डाल दिया है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेवेन्यू आज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ना है ना, कि हाउ फार्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। फार्म कैसे निर्णय लेता है कि कितना प्रोडक्शन करना है। तो वही रेवेन्यू, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, तो वहीं से डिसीजन निकलता है कि कितना आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, कितना प्रोडक्शन किए। तो सारा जो इसमें है ना यूनिट में, रेवेन्यू, कॉस्ट, सप्लाई सब कुछ मिलाकर एक यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, समझ गए ना। तो एनसीईआरटी में 2 चैप्टर से खत्म होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और जिस नोट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इससे आपका 5 चैप्टर छोटा छोटा करके तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भैया कौन सा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए, क्लियर नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज रेवेन्यू, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछेगा, ठीक है, पूछता भी है। इसे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या। पहला रेवेन्यू पढ़ेंगे, सेकंड में पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि आप पढ़े थे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलर रूप से पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि मार्जिनल क्या होगा, टोटल क्या, एवरेज क्या, सब कुछ जो पीछे से पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही आसान होने वाला है अगर पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए, प्रोड्यूसर फार्म रेवेन्यू कर्व अंडर द क्या डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट में हम लोग देखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या फार्म का, जिसको बोलना होगा रेवेन्यू कर्व कैसे क्या होता है, कम्पिटेटिव मार्केट में कैसे होता है, मोनोपोली में उसका कर्व। रेवेन्यू कर्व को बोला जाता है डिमांड कर्व। तो रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना डिमांड करेंगे, जितना कोई भी लोग डिमांड करेगा, तो उतना ही ना रेवेन्यू जनरेट होगा। डिमांड आप मान लीजिए 5 क्वांटिटी की है डिमांड, तो 5 क्वांटिटी का पैसा दीजिएगा। तो बात तो सेम है, ठीक है। जितना आप डिमांड करिएगा तो उसी के अनुसार, तो वही है जो रेवेन्यू कर्व होता है, उसको क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व भी बोला जाता है। तो इसमें मेजर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका व्हाट इज रेवेन्यू, सेकंड आपका एवरेज, टोटल, मार्जिनल, थर्ड में आपका प्रोड्यूसर एंड फार्म जो भी होता है, प्रोड्यूसर या फार्म का रेवेन्यू कर्व या फिर डिमांड कर्व अलग अलग मार्केट में। तो मार्केट चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बस जैसे जैसे पढ़ाया जैसे कंटिन्यू रहिए, सब कुछ कंप्लीट करा के फिर रिवीजन टेस्ट भी जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो रेवेन्यू क्या होता है, डिफिनेशन देख लीजिए, ऐसे क्लियर होगा। रेवेन्यू जो हम लोग आउटपुट को सेल करके जो पैसा गेन करते हैं, जो पैसा रिसीव होता है, उसी को रेवेन्यू बोलते हैं, जो भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इट रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय ए फार्म, ठीक है, या प्रोड्यूसर। फार्म रिसीव करेगा या प्रोड्यूसर रिसीव करेगा, बात बराबर है, ठीक। फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द मार्केट, मार्केट में गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट को सेल करके जो भी मनी को रिसीव करेगा, उसी को क्या, उसी को रेफर करेगा, उसी को बताएगा कि ये रेवेन्यू है, ठीक है ना। आगे फॉर्मूला वगैरह देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स, एक और वर्ड में बोल सकते हैं कि बाय सेलिंग ए कमोडिटी, ठीक है, व्हाट एवर मनी ए फार्म रिसीव इज कॉल्ड रेवेन्यू। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करे से जो भी पैसा आएगा, तो उस पैसा को क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का
यहाँ पर कुछ बात में लिखा हुआ कि क्या बोलते थे, इन द वर्ड्स ऑफ डुल्ले, डुल्ले क्या बोलते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ ए फार्म, ठीक, इज इट सेल रिसिप्ट, ठीक है ना, और मनी रिसिप्ट, सेल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट, रिसिप्ट में जो प्राप्त होता है, ठीक, फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने से जो प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मनी रिसिप्ट या फिर सेल रिसिप्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या है, सेल प्रोसीड्स। तो पूछेगा कि फ्रॉम विच इकोनॉमिस्ट सेल क्या ना है, सेल प्रोसीड्स इज ऑल्सो नोन फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए हम लोग एक और नाम जानते हैं सेल प्रोसीड्स। तो कौन से इकोनॉमिस्ट थे, याद रखना होगा डुल्ले, ठीक है, या डुल्ले के द्वारा हम लोग रेवेन्यू को और क्या कहते हैं, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा अगर कोई पूछता है साइंटिस्ट या सॉरी इकोनॉमिस्ट के नाम को लेकर, तो नाम याद रखना होगा। चलिए, तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि जो रेवेन्यू आ रहा है वही मेरा प्रॉफिट होगा, जी नहीं, प्रॉफिट रेवेन्यू अलग अलग। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट वही होगा जो कि रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है तो उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो वही जो बचता है सब प्रॉफिट होता है। ऐसे कॉस्ट में आपका प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है और सबका प्रॉफिट नहीं रहता है, इसीलिए वो डिटेल हो जाएगा, उतना डिटेल में जाइए, बस इतना याद रखिए कि बस प्रॉफिट क्या होता है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, वही प्रॉफिट मार्केट प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट तो ऐड रहता है कॉस्ट में ही, रियल प्रॉफिट जो रहता है प्रोड्यूसर का वो पहले ही अपना कॉस्ट में जोड़ लेगा ना बाद में लॉस ये होता है, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। याद रखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, द फॉलोइंग इक्वेशन शो द प्रॉफिट इज इक्वल टू, बस ऊपर समझिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जितना आ रहा है पैसा उसमें से जितना मेरा खर्च लगा उस सबको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बनता है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट जितना लगा जितना प्रॉफिट हुआ तो सारे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, वही तो रेवेन्यू हो गया, ठीक है ना, तो इतना भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो था टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो रिलेशन पूछेगा दोनों में, टेबल डायग्राम नहीं पूछे डजेंट मैटर, लेकिन आपका रिलेशन जरूर पूछेगा। टेबल डायग्राम चांस कम रहता है, और टेबल डायग्राम में यूटिलिटी चैप्टर से पूछेगा, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से भी पूछ सकता है, सॉरी क्या नाम है उसका, प्रोडक्शन वगैरह से पूछ सकता है रिलेशन, रेवेन्यू से रिलेशन चांस कम रहता है, फिर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत उतना होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हम अलग से कुछ बता रहे थे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कोस्ट क्या होता है ना, कि जो प्रोड्यूसर रहता है तो अपना पैसा पहले ही ऐड कर लेता है ताकि मेरा लॉस ना हो, ठीक है ना, और जो प्रॉफिट आता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी अर्न होता है कॉस्ट के बाद, ठीक है, उसी को इंडिकेट किया जाता है, न कि जो उसका पर्सनल प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर जो प्रॉफिट तो उसका बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, बात को समझ गए। चलिए छुपा रुस्तम है, आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा, कॉस्ट में ऐड रहता है उसका प्रॉफिट स्पेशल, ठीक है, क्योंकि हम सबको पहले हम अपना ऐड कर लेंगे ना, कितना हम बना रहे तो हम अपना ऐड करेंगे उसका बात होता है, लेकिन हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या होता है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो इतना ही याद रखिए। तो उसमें से सबका प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का भी उसी में ऐड कर लीजिए। चलिए टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, नाम से क्लियर होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू कैसे होगा, कैसे होगा, जब सारा आउटपुट को हम लोग सेल करने से जो पैसा आएगा। एवरेज क्या, पर यूनिट आउटपुट में जो पैसा गेन होगा, हर एक यूनिट से कितना पैसा आ रहा है, और मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट को बेचने से कितना पैसा हम लोग पास आ रहा है। तो ये सब इसमें पर यूनिट, इसमें एडिशनल, इसमें टोटल, ठीक है। तो टोटल क्या है, टोटल मनी रिसिप्ट ऑफ ए फार्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रिसिप्ट। बस जितना सब सारे को सेल करके जो पैसा आता है तो टोटल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितना दिया है, फार्म को सेल ऑफ द गिवन आउटपुट, चलिए ठीक है। एग्जांपल में दिया है कि 100 पेन्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 50 पर पेन्स, तो टोटल कितना होगा, टोटल रेवेन्यू टी आई इक्वल टू क्या होगा, टी आई इक्वल प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी, 100 है और 50 तो कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू इतना आ गया। तो फार्मूला याद रखिएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, सैम्पल करें, टी आई इक्वल टू ईयर इंटू क्यू, क्यू क्या है, क्यू आपका क्या है, प्राइस है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियर टोटल रेवेन्यू, ईयर क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू, और क्यू क्या है टोटल आउटपुट सोल्ड, आउटपुट सोल्ड यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोला जाता है। ये आपका आउटपुट जितना क्वांटिटी है तो क्वांटिटी हो गया, सॉरी हम गलत बोल दिए थे, ठीक है ना। आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू प्राइस कैसे होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, तो पर यूनिट वाले जो बेच रहे हैं यानी कि पर यूनिट 5 रुपये बेचेगा जो वो है ना प्राइस हो गया, वही हो गया, बात को समझ रहे हैं, पर यूनिट, ठीक है। 10 को बेचे, 10 को बेचे तो एक यूनिट का देखा 2 रुपये, तो सभी का तो 2 ही ना हो गया, 2 ही ना हो गया, तो वही जो पर यूनिट आ गया तो आपका क्या हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं, आगे प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे क्या प्राइस बोलते हैं। चलिए एवरेज रेवेन्यू इट रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी जितना मैंने बेचा तो एक यूनिट पे कितना आया पैसा, तो उसी को क्या बोलते हैं,
पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, जितना क्वांटिटी था तो हर एक क्वांटिटी कितना पैसा में बिका तो आ जाएगा, तो वही एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो टोटल मान ली 100 था, ठीक है, क्वांटिटी मेरा 10 था, डिवाइड दिए कट गया तो क्या बच गया, 10 बच गया, यानी कि पर यूनिट सेल करने से मेरा 10 रुपया आ रहा है। पर यूनिट वही ना, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड करने से जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा, सिंपल है, ये टोटल रेवेन्यू बाकी यहाँ पे दिया क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू सब कुछ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, चलिए, और ऑल्सो कह सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। कैसे, देखिए ए आर इज इक्वल टू प्राइस, यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है। कैसे, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बटा में क्या, क्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू क्या लिख सकते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकते हैं ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो बस हो गया, क्वांटिटी से क्वांटिटी खत्म हो गया। ठीक है, बात को समझ गए, एवरेज का निकल के काम खत्म हो गया। चलिए और अगर यहाँ से फॉर्मूला आपको पूछा जाए कि आप बताइए हमको कि टोटल रेवेन्यू का क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, एक और फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भेज दीजिए तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, इसके बाद ए आर क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, एंड पी क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल है। थर्स द एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी को सेल करने से पर यूनिट रेवेन्यू जो रिसीव होता है उसी को क्या बोलते हैं, पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव करने का मतलब कि हर एक यूनिट से आने वाला पैसा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशनल यूनिट नहीं, हर एक यूनिट, एडिशनल यूनिट के बाद आगे होगा नीचे, इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, इट इज द सेम हैज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, याद रखिएगा कि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेफर्स टू द नेट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कितना चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आगे में, मार्जिनल जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट था, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट था कि एक टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज होता है एक एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने में, या टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होता है एक एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने में। तो उसी प्रकार से टोटल रेवेन्यू में कितना का चेंजिंग हुआ, ठीक ना, एक एडिशनल यूनिट को जब बेचें तो दोनों में चेंजिंग देखना है। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ एक यूनिट आउटपुट को अलग से चेंज करने में। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या था, नेट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू हैज ए रिजल्ट ऑफ क्या, चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक एडिशनल यूनिट को बेचने में कितना चेंज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू टोटल एवरेज एंड आउटपुट सोल्ड और चेंज हो गया, डेल्टा चेंज को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्लियर हो गया। एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, एक और दिया है और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, न्यूमेरिकल विषय से बनेगा। तो क्या है फॉर्मूला कि MRN, एन यानी कि नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, और TR यानी कि TRN कहने का मतलब टोटल जो रेवेन्यू है क्वांटिटी से, और TRN -1 एक पीछे क्वांटिटी से कितना आया, एक पिछला क्वांटिटी से कितना रेवेन्यू आया, तो वही ना कितना चेंज हुआ एक एडिशनल यूनिट में। MRN क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम। ठीक है, TRN क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम, एंड TRN माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 आइटम। इसको डायग्राम से अगर आपसे समझिए तो क्लियर हो जाएगा। नीचे में दिया हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मार्जिनल, देखिए यहाँ पर मार्जिनल दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर हो जाए, देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ, मार्जिनल यहाँ पर दिया है ना। ठीक है, TRN माइनस TR1 यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है इसमें से इसको माइनस एक यूनिट, तो माइनस करिएगा 18 में से 10 है क्या, 8 आ गया, माने 24 में से 18 माइनस करिएगा तो 6 आ जाएगा। तो वही कर रहा है कि TRN यानी कि nth यूनिट और उसमें से nth थर्ड यूनिट और एक पिछले यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू आता है, तो दोनों को माइनस करें तो n आपका यूनिट दिखा रहा है और n-1 पीछे का यूनिट, तो दोनों में से जो गैप आता तो क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो वही होता है टोटल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम, तो थर्ड आइटम, तो थर्ड का और थर्ड का एक पीछे का, दोनों का जो बीच का है एक एडिशनल यूनिट से जो चेंज आया तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ से यहाँ तक कितना का चेंज हुआ है, एक एडिशनल यूनिट को चेंज करने में इतना से कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ 6 का चेंज हो गया, तो वही चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है ना, तो रेवेन्यू टोटल चेंज इन द टोटल रेवेन्यू हैज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट में चेंज करने से टोटल रेवेन्यू में कितना का चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू। तो कितना का चेंज हुआ, यहाँ से 6 का चेंज हुआ,
हुआ नहीं दोनों के पीछे का चेंज, तो चेंज दिखाना, बढ़ाना घटाना का मतलब नहीं है चेंज कितना हुआ, ठीक है, क्योंकि चेंज निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। यहाँ देखिएगा लास्ट में, तो चेंज इधर निगेटिव में भी हो रहा है, पॉजिटिव में भी हो रहा है, घट रहा है ना, तो चेंज एक एट्रिब्यूट को बढ़ाएं, एक एट्रिब्यूट यूनिट को चेंज किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निगेटिव में भी चेंज आ गया, तो चेंज कुछ में भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, लेकिन एक यूनिट को चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चेंज यूनिट को चेंज कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर यूनिट को घटा के यहाँ से घटा भी कम करेंगे तो कम करने में क्या आया, चेंज करने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं, और बढ़ाने घटाने से टोटल रेवेन्यू में कितना का चेंजिंग आया तो उसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। आई थिंक डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, तो एक बार और दिखा देते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा था। इट रेफर्स टू द नेट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड करने से टोटल रेवेन्यू में कितना रेवेन्यू का चेंज होता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब रिलेशनशिप देख लेंगे दोनों में कि रिलेशनशिप कैसे क्या है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में। तो जैसे हम लोग जो रिलेशनशिप पहले पढ़े हुए तो वही रिलेशनशिप है। एग्जाम में आपका टेबल डायग्राम यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से अगर रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट है, और टेबल डायग्राम भी इसका आसान है, कोई टफ नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं, कहाँ चला गया टेबल डायग्राम, जो पहले मार्जिनल हम लोग को निकालना रहता है, अब मार्जिनल से क्या निकालेंगे, मार्जिनल से निकालेंगे टोटल। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल पर इंटू क्वांटिटी को डिवाइड दीजिएगा, इसे डिवाइड दीजिएगा टोटल में, आपका एवरेज निकल जाएगा। मार्जिनल खाली आपको कैसे लेना होगा, मार्जिनल देखिए पहले घटते हुए, ठीक है, तो निगेटिव में जा रहा है मार्जिनल, देखा जब पढ़ेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल को आपको लेना होगा, मार्जिनल घटते हो जाता है और निगेटिव में भी जाता है जब एडिशनल यूनिट को बढ़ाते जाते हैं। तो पढ़ लेंगे थ्योरी को तो क्लियर हो जाएगा क्या कर रहा है। द रिलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। नीचे में दिया हुआ है टेबल एंड फिगर के, द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर सब कुछ है। कैसे कैसे क्या देख लीजिए। आउटपुट जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट मिलने वाला, मान लिया हमको 28 रुपया टोटल आया, ठीक है ना, 4 यूनिट को प्रोडक्शन किया तो पर यूनिट पे 7, 7 को 28 हो गया, ठीक। एक एडिशनल यूनिट 3 से 4 जब चेंज किए और 24 से लेकर 28 जब हुआ टोटल, तो चेंज कितना का हुआ, 4 का चेंज हुआ, तो मार्जिनल आ गया। ऐसे करके फिर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो टेबल को समझने से पहले हम लोग को थ्योरी पढ़ना होगा, कैसे कैसे क्या करा तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में सब सेम था, मार्जिनल भी, एवरेज भी, टोटल भी सब सेम था, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, फिर बाद में घटना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्यों घटेगा ये भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल। एवरेज और मार्जिनल में बताए थे कि जब घटने की बात आए या बढ़ने की बात आए तो मार्जिनल हमेशा आगे रहता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ देखिए घट रहा है तो 1 यूनिट का, यहाँ से 2 यूनिट घट गया, तो मार्जिनल जब घटता है तो ज़्यादा घटता है, और बढ़ता भी है तो मार्जिनल ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसका रीज़न बहुत पहले बता दिए थे कि मार्जिनल 1 यूनिट का होता है ना, और मार्जिनल टोटल पे प्रभाव डालता है। जब बढ़ते रहता है ना तो इसको खींच लेता है। जब बढ़ते हैं दोनों, एवरेज और मार्जिनल जब दोनों इंक्रीज करते हैं तो एवरेज क्या करता है, मार्जिनल को पुल कर देता है, आगे की ओर धक देता है, धक्का देता है, ठीक है। जब बढ़ते हैं, जब दोनों घटते हैं, तो एवरेज क्या करता है, मार्जिनल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब घटते समय क्या होगा, मार्जिनल ज़्यादा घट जाएगा। क्यों खींच लेगा कि 1 यूनिट है, यहाँ पे सब यूनिट है तो खींच लेगा। जब बढ़ रहा है तो सब बढ़ रहा है, ठीक है, तुम एक बढ़ रहे हो तो सब मिलकर तुमको आगे की ओर धक्का दे देगा। ऐसे भी बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन हमेशा आगे चल जाता है, गिरने के समय भी पीछे जल्दी से आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए करेगा फ्रॉम द टेबल, पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी लग रहा है कि क्या क्या बोल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रॉम द टेबल यू कैन, तो पहले ही बता दिए थे। ऐसे भी समझिएगा मार्जिनल क्या है, मार्जिनल 1 का बात कर रहा है, एवरेज क्या सब सारे का बात कर रहा है, सारे का 1 यूनिट, तो ये हमेशा आगे रहेगा, हमेशा पीछे रहेगा। एक बढ़ना है तो 1 यूनिट खट से बढ़ गया, घटना है तो खट से, लेकिन सारे को बढ़ने, सारे को घटने में टाइम लगेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझते हैं एवरेज क्या करता है, पुल और पुश करता है मार्जिनल को, ठीक है। तो पहले का सब कॉन्सेप्ट है, या फिर वो भी नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए कि मार्जिनल बढ़ता भी है तो ज़्यादा और घटता भी है तो ज़्यादा। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टेबल वी कैन ड्रॉ द आइडिया दैट हैड द प्राइस फेल फ्रॉम 10 टू क्या है 1 है तो 10 to 1 प्राइस आपका घट रहा है, 10 से लेकर कहाँ चला गया प्राइस, यानी कि प्राइस हमको एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं ना। देखिए एवरेज रेवेन्यू को प्राइस, तो 10 से लेकर घटते घटते आई थिंक 1 पे आ गया होगा, 1 पे आ गया। चलिए प्राइस तो घट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। द आउटपुट सोल्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 10। प्राइस जब घटा तो आउटपुट यहाँ से बेचने का जो काम था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आउटपुट सोल्ड किए,
प्राइस घटे। 1 रुपये में बेचे, फिर 2 जब बेचे तो 9 रुपये बेच दिए, ज़्यादा क्वांटिटी बेचने लगे तो प्राइस यहाँ पे कम करना पड़ा। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। अब देखिए आगे, द टोटल रेवेन्यू राइजेस फ्रॉम 10 to 30 एट 5 यूनिट। 5 यूनिट तक देखिएगा तो टोटल रेवेन्यू राइज करेगा। 5 यूनिट तक यहाँ तक टोटल रेवेन्यू राइज किया है 10 से लेकर 30 तक। फिर देखिए कांस्टेंट हो गया, फिर घटने लगा। ठीक है, ऐसा भी होता था, आगे भी हम लोग प्रोडक्शन वगैरह में ऐसा पढ़े हैं। तो प्रोडक्शन चैप्टर को रिकॉल करिएगा, रिवीजन कराएंगे तो सब रिकॉल करा देंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू में सेम कॉन्सेप्ट है। तो 5 यूनिट तक बढ़ा, ठीक है ना, 5 यूनिट तक टोटल रेवेन्यू बढ़ा। हाउएवर एट द 6 यूनिट बिकम कांस्टेंट। छठे यूनिट पे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। छठे यूनिट पे कांस्टेंट हो गया, 30 का 30 ही रह गया। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए। ठीक है, 6 यूनिट कांस्टेंट एंड अल्टीमेटली स्टार्ट फेलिंग एट द नेक्स्ट, दैट इज 7th यूनिट। 7th यूनिट से अपने आप घटना स्टार्ट हो गया। टोटल जो रेवेन्यू था वह घटना स्टार्ट हो गया 7th यूनिट से। 30 से क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए द सेम वे, अच्छा, AR फेल एंड MR फेल मोर देन बिकम। देखिए उसी प्रकार जैसे कि टोटल रेवेन्यू घट रहा था, उसी प्रकार एवरेज रेवेन्यू भी घटेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी घटेगा, लेकिन मार्जिनल फेल मोर एंड बिकम, मार्जिनल ज़्यादा घटेगा एंड बिकम 0 एट 6 यूनिट। जहाँ पे टोटल मैक्सिमम होता है वहाँ पे मार्जिनल क्या होता है, 0 हो जाता है एंड देन निगेटिव। तो एवरेज भी घटेंगे, मार्जिनल भी घटेंगे, लेकिन मार्जिनल ज़्यादा तेज़ी से घटेगा और घटते घटते 0 भी हो जाएगा और फिर फाइनली आपका निगेटिव भी हो जाएगा। लेकिन एवरेज ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 0 भी हो गया, एक सेकेंड, आपका 0 भी हो गया, ठीक है ना, और निगेटिव भी होना स्टार्ट हो गया। कहाँ पर, मैक्सिमम जहाँ पर टोटल था। यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए, तो इन द सेम वे, ऐसा क्यों होता है बताएंगे अभी। इन द सेम वे एयर फेल हो गया यहाँ तक। चलिए 6 यूनिट निगेटिव, देयरफॉर इट इज द क्लियर दैट एयर फेल एंड MR ऑल्सो फेल। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ द एयर, दोनों गिरेगा लेकिन MR ज़्यादा गिरेगा, शुरू में बता दिए थे। ठीक, TR इंक्रीज इनिशियली एट ए डिक्रीजिंग रेट। स्टार्टिंग में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से क्यों करेगा, क्योंकि मार्जिनल आपका डिक्रीज करेगा, इसलिए डिक्रीजिंग रेट से। एंड रीचेज मैक्सिमम पहुंचेगा एंड देन स्टार्ट फेलिंग। टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो आ रहा है, वो इंक्रीज करेगा स्टार्टिंग में लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। अभी रेट क्या होता है ना, कि मान लीजिए डिक्रीजिंग रेट यानी कि देखिए 12 हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हो गया आपका 16, ठीक है, 4, और यहाँ पे हम मान लीजिए कर दिए 21, ठीक है ना, तो 5, तो ये बढ़ रहा है। लेकिन घटने का हो तो घटने का कैसे हो जाएगा, घटने का यहाँ पे मार्जिनल से निकालेंगे। टोटल मार्जिनल मान 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 हो गया, ऐसे करके। फिर यहाँ पे करिएगा तो 16 हो गया, ऐसे कर कर निकालिएगा। तो बढ़ तो रहा है, ठीक है ना, 12 से क्या हो गया, 15 हो गया, 15 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो टोटल बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है ना। 3 यूनिट यहाँ पर था, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पर 1 ही यूनिट से बढ़ा, ऐसा बात हो गया ना। तो यहीं पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि घटते हुए निगेटिव मार्जिनल बनाइएगा ना। देखिए घटते हुए मार्जिनल बना दिए तो आपका पता चल गया कि डिक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से, समझ गए। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा कांस्टेंट 2 से घट रहा है ना, तो हमेशा नहीं घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो इसका मतलब समझिए कांस्टेंट रेट से घटेगा, ठीक है। तो रेट कैसे निकलता है, जो मार्जिनल से टोटल का रेट निकलता है, तो वही हो गया डिक्रीजिंग रेट से स्टार्टिंग में, ठीक है। इंक्रीज कर रहा था लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है, 10 से 18 को, 24 को, 28 को बढ़ रहा है, लेकिन रेट बढ़ने का क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए कहाँ था हम लोग, सॉरी, 6 यूनिट मोर देन एफ एंड, हाँ चलिए ठीक है, डिक्रीजिंग रेट, ठीक। इट रीचेज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम पहुंचेगा एंड देन स्टार्ट फेलिंग, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पहुंचा था, उसके बाद घटना स्टार्ट हो गया था। तो टोटल रेवेन्यू कैसे क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज, तो जैसा टोटल काम करेगा वैसे एवरेज काम करेगा, क्योंकि टोटल पे एवरेज डिपेंड करता है। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, टोटल रेवेन्यू बटा में क्वांटिटी, ठीक है ना, कितना सोल्ड कर रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल रेवेन्यू। तो जैसे ही काम करेगा वैसे भी करेगा। ये आपका निगेटिव नहीं होता तो ये भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलर इसका भी केस है। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्या हुआ यहाँ से घट रहा था, कहीं पर कांस्टेंट हुआ होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, फिर घटना स्टार्ट हो गया, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, 1 तक गया तो निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब याद रखिएगा, निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए तो हो गया यहाँ पर। अब नीचे में ग्राफ है, तो ग्राफ बताने से पहले बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
आखिर ये रीजन क्या है? तो रीजन आप एक लाइन में लिख सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़े होंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता था कि हम लोग जब यूनिट को यानी कि लेबर को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से मिलेगा, फिर कांस्टेंट रेट से और फिर डिक्रीजिंग रेट से, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट कम लगेंगे, यानी कि हम लोग प्रोडक्शन में लाभ ज़्यादा हो रहा है तो कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट रेट है तो कॉस्ट आपका कांस्टेंट, और उसके बाद जब घटने लगेगा डिक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, पहले अच्छा मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, फिर कम होगा और फिर आपका घटने लगेगा। तो कॉस्ट स्टार्टिंग में कम लगा, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर आपका बढ़ने लगा। तो कॉस्ट स्टार्टिंग में कम लगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, फिर कॉस्ट कांस्टेंट हुआ तो रेवेन्यू भी कांस्टेंट हो गया, फिर कॉस्ट ज़्यादा लगने लगा, कॉस्ट ज़्यादा तो रेवेन्यू आपका घटने लगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, उसको लगाइएगा, समझिएगा, तब जाकर समझ में आएगा कैसा क्यों होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक वर्ड में लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उससे हम लोग का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट कम लगता है। ठीक है ना, तो कॉस्ट कम हो जाने के रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा, प्रॉफिट हो रहा है स्टार्टिंग में ना। देखिए चैप्टर पढ़े थे, कॉस्ट कम है, कहाँ चला गया जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे कॉस्ट कम लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही ना ज़्यादा होगा। तो देखिए प्रॉफिट स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि कम है, कॉस्ट कम है तो रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर घटने लगेगा, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन में होता था। ठीक है ना, और इसके अपोजिट में किस में होगा, टोटल कॉस्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा तो कॉस्ट कम लेंगे, फिर कॉस्ट कांस्टेंट, फिर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, रेवेन्यू कम आएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को मिला के इसीलिए एक यूनिट में सारे को पढ़ाया जाता है। प्रोड्यूसर, बिहेवियर एंड सप्लाई एक यूनिट में सारा चैप्टर है, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। एमसीक्यू भी नहीं कराए थे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, तो उसका भी कराएंगे। उसमें कराए थे तो बहुत कन्फ्यूजन भी रह गया था ना। तो रेवेन्यू पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तब जाकर सब क्लियर हो जाएगा। फिर और एमसीक्यू कराएंगे इस चैप्टर के, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए सिमिलर, जो टेबल में जैसे पढ़े तो वैसा ही सिमिलर है, कि टोटल जहाँ पे मैक्सिमम गया तो वहाँ पे आपका जीरो में मार्जिनल यहाँ पर होगा। ठीक है ना, मार्जिनल यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ से निगेटिव डाउन स्टार्ट हो गया, ये कभी निगेटिव नहीं होगा एवरेज। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा सिमिलर है, सिमिलर केस मिलेगा, कहीं से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। टोटल रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है, टोटल का, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू एक ही में सब कुछ बना दिया गया है। आपका मार्जिनल और एवरेज को यहाँ पे बना दिया गया है, आपका डायग्राम है, तो इसको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सिमिलर केस है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट टी आर कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू के तक आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, कहाँ तक, पॉइंट के तक देखिएगा, पॉइंट के यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू ऐसे करके डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा के तक। और टी आर टोटल रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन टू के। ठीक है ना, एंड फ्रॉम द के टू के तो टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, के से के तो कांस्टेंट गया, बट एक पॉइंट के डैश के बाद देखिएगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम बिगिंस टू फॉलिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए बोल रहे तो अपवर्ड बढ़ा, स्टार्टिंग में बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर उसके बाद घटने लगेगा। ठीक है, टोटल के डैश के बाद, तो के डैश के बाद यहाँ पे फिगर में देखना होगा ना, के डैश के बाद देखिए टोटल रेवेन्यू बढ़ा, जो ऊपर पढ़ लिए, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा। तो कहाँ पे घटेगा, कहाँ पे जीरो, जहाँ मार्जिनल जीरो होगा तो उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स 30 यूनिट है 30 के बाद। तो जो ऊपर में समझा दी वही यहाँ पर लिखा, उसको पढ़िएगा तो खुद से भी समझ में आ जाएगा। बट पॉइंट के द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड बिगिंस टू फेल एंड इट्स मीन्स द इवन बाय द सेलिंग द मोर यूनिट्स, ज़्यादा यूनिट को सेल करने से तो टोटल रेवेन्यू फेलिंग, घटने लगता है टोटल रेवेन्यू। सच सिचुएशन इज मार्जिनल बिकम निगेटिव, उसके बाद मार्जिनल निगेटिव होने लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी को बेचने में रेवेन्यू क्यों कम आता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन करिएगा तो ज़्यादा लेबर लगाइएगा, और ज़्यादा लेबर लगाइएगा तो ज़्यादा लेबर लगाता है तो प्रोडक्शन हम लोग का धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, जो कम लेबर काम करे ज़्यादा घटने लगता है, तो घटने लगेगा तो क्या होगा, कॉस्ट मेरा ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो रेवेन्यू कम आएगा। ठीक है, सिमिलरली इन द फिगर द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर बोथ आर द स्लोपिंग डाउनवर्ड। याद रखिएगा सभी का स्लोप कैसा क्या होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सिग्निफाई एम आर लेस देन ए आर, तो हमेशा कम रहेगा, हमेशा एम आर कम रहेगा ए आर से। देख लीजिए ए आर से हमेशा कम है, ये आपका ए आर है तो इससे हमेशा कम है एम आर में, यहाँ पे एम आर इधर है, ए आर यहाँ पर है, कम है ना, कम ही रहेगा। ठीक है, फिगर से बनाइएगा ना, तो फिगर में जो वैल्यू दिया उसको बैठा के ग्राफ तो बनाना आता होगा। ठीक, सिमिलरली इन द फिगर एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू
both are the sloping downward and the signal AMR less than AR and AMR becomes 0 and positive negative but AR is क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, AR हमेशा पॉजिटिव होगा और ये सब निगेटिव वगैरह जीरो वगैरह AMR सब कुछ होता है, क्योंकि यह TR पर डिपेंड करता है और TR हमेशा पॉजिटिव तो AR भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो ऊपर में पढ़े वही यहाँ पर रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड AMR में क्या है कि व्हेन TR इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट तो AMR डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट फिर डिक्रीजिंग रेट फिर कॉन्स्टेंट रेट, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या है डिक्रीजिंग रेट ही है, क्योंकि मार्जिनल घटना ही स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो टोटल इंक्रीजेस तो डिक्रीजिंग रेट, यानी नहीं कि टोटल रीच मैक्सिमम तो मार्जिनल क्या होगा 0। ठीक है ना, अगर TR डिक्रीजेज तो AMR बिकम निगेटिव, जब घटने लगेगा तो आपका निगेटिव, जब यह इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से तो AMR डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तीनों को याद रखिएगा। एक और रिलेशनशिप AR एंड AMR, व्हेन AR फैलिंग जब घटेगा तो क्या होगा आपका AMR ज़्यादा घट जाएगा। व्हेन AR रीचेज इट्स मैक्सिमम तो AR बराबर AMR, वो भी देखिएगा कि AR बराबर AMR कहाँ पर, जब वहाँ पर दोनों यहाँ पर देखिए कहीं पर बराबर होगा, देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है, AR और AMR यहाँ पर दोनों बराबर है, यानी कि मैक्सिमम पर आपका AR पहुँच चुका है। यहाँ पर बराबर नहीं था, कहाँ पर दोनों बराबर है, कुछ यूनिट होंगे यहाँ पर टेबल डायग्राम देखना होगा कि AR और AMR कहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो 6 यूनिट यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, यहाँ तो बराबर स्टार्टिंग में ही है, तो स्टार्टिंग में देखना होगा ना, तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम है 10 से, फिर घटना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड है, तो हमेशा सही में होता है कि जब AR रीचेज मैक्सिमम तो AR बराबर AMR। ठीक है, और लास्ट में AMR कैन बी 0 निगेटिव पॉजिटिव बट AR ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा ये भी याद रखिएगा। जो बता दिए वही सब कॉन्सेप्ट है। अब आपका प्रोडक्शन और जो चैप्टर पढ़े होंगे तो सारा कॉन्सेप्ट वहीं से है, लेकिन याद रखिएगा रेवेन्यू प्रोडक्शन में यही है कि प्रोडक्शन में क्या था इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर कॉन्स्टेंट रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या है डिक्रीजिंग रेट से है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम फिर घटने लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल स्टार्टिंग से घटता है, वहाँ मार्जिनल बढ़ता था फिर कांस्टेंट होता था। ठीक है, फिर घटता था, यही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप उतना टेबल डायग्राम याद रखिए मत रखिए, 4 पॉइंट याद रखिए कि TR और AMR में क्या है और AR और AMR में क्या है। इतना नहीं भी तो आपको TR और AMR में जरूर कि TR पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा प्रोडक्शन चैप्टर से कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी AR AMR का वही होता है। तो फार्म रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट, अब अलग अलग रेवेन्यू कर्व जो अलग अलग मार्केट पढ़े थे हम लोग परफेक्टली मोनोपोली, तो ये सब का कर्व देखें कैसे क्या है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में, आपका वीडियो आज का शायद बन चुका है 30-32 मिनट काफ़ी है, तो इतना पढ़िए समझिए और कॉन्सेप्ट को मिलाइए, फिर अगले दिन में जो भी बचा हुआ तो इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर खत्म करते हैं। आज का थोड़ा सा वीडियो और बड़ा बनेगा, आज ही देखिएगा तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा तो रहने देते हैं। और आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर रेवेन्यू फार्म, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, रहने देते हैं, कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू को पढ़िए अच्छे से, सब कुछ रिलेशनशिप दोनों को पढ़िए, कल छोटा सा वीडियो बनेगा और आपका इसका काम खत्म कर देंगे, आज दोनों का हो गया। ठीक है ना, तो कुछ पढ़िए ना पढ़िए इसका डिफिनेशन AR AMR का जो पढ़ा से वो एक रिलेशनशिप मस्ट है। ठीक है, यहाँ से तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर करिए, कहाँ भैया हमको दिक्कत है। चलिए।